राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रेजेंटेशन इन साइंस वन बोर्ड एग्जाम्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें जो भी साइंस वन का बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है उसमें प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है। बाय द वे मेरा नाम है मनस्वी और ये मेरा चैनल है जिसका नाम है शिक्षण मित्र। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, मैंने बता भी दिया। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। मैंने 2019 और 20 के एकेडमिक ईयर में 10th पास किया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से, और मैं अभी 11th में हूँ, करेंटली स्टडिंग 11th इन साइंस। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी जो मैंने पेपर लिखा था प्रीलियम का स्कूल में, तो उसमें मैंने अपनी प्रेजेंटेशन कैसे रखी थी। उसी पेपर से रिलेटेड इसमें टिप्स हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को, और अगर आपको वीडियो को लाइक करना है तो अभी लाइक कर दो, और डिसलाइक करना है तो बाद में डिसलाइक कर देना, ठीक है। योर चॉइस। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। पहली टिप है कि राइट केमिकल फॉर्मूले नीटली एंड इन सिंपल हैंडराइटिंग। जो भी हमारे केमिकल फॉर्मूलेज आते हैं, क्योंकि हमारे साइंस वन में फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारे सब्जेक्ट्स हैं साइंस वन में, ठीक है। साइंस वन और साइंस टू रहता है। लास्ट में साइंस के मार्क्स दोनों मिला के रिपोर्ट में मतलब रिजल्ट में देते हैं, बट एग्ज़ाम दो होते हैं, साइंस वन और साइंस टू का। हम लोग के दो सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस वन में। उसमें से केमिकल फॉर्मूले केमिस्ट्री में से आएंगे, तो जो भी केमिकल फॉर्मूलेज आएंगे आपको हमेशा नीटली और इन सिंपल हैंडराइटिंग में लिखना है। जनरल सा रूल है कि आप CO2 को ऐसे लिखोगे, ना कि ऐसे लिखोगे। जनरल सा रूल है, सबको पता रहता है। दूसरी बात, अगर आप कोई केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हो तो आपको हमेशा, अगर आप लिख रहे C+O2, ये तो बहुत सिंपल से केमिकल फॉर्मूला है, बट आपको हमेशा लिखना ऐसे, कार्बन नीचे ऐसे लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे लिख दो, ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये हमारा फर्स्ट टिप थी। ड्रॉ डायग्राम्स इन अ बॉक्स एंड लेबल ऑन वन साइड। जो भी हमारे डायग्राम्स होते हैं, जो भी डायग्राम्स, आई थिंक फिजिक्स केमिस्ट्री में डायग्राम का अलग से ऑप्शन नहीं आता, किधर भी नहीं आता, दोनों में भी। तो भी कुछ आंसर्स होते हैं जिसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, या कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ड्रॉ राइट द आंसर विद डायग्राम, ऐसा कुछ आ जाता है कभी कभी। तो आपको उसमें क्या करना है, डायग्राम को हमेशा एक बॉक्स बनाना है, उस डायग्राम की हेडिंग इधर लिख दो, ठीक है। फिर आप डायग्राम ड्रॉ कर लो, समझो ऐसा कुछ डायग्राम है इधर। फिर आपको क्या करना है, अगर उस डायग्राम में लेबलिंग कम है, जैसे 3-4 ही लेबलिंग है, ज़्यादा लेबलिंग्स नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक ही साइड में लिखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, दो इधर दो इधर, वो नीट एंड क्लीन दिखता है, बट क्या होता है, एग्जामिनर का थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। अब समझो 8 to 10 लेबलिंग्स है, 8 to 10 लेबलिंग्स, और उसको आप एक ही साइड में लिखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा मैसी लगेगा ऐसे। बट अगर 3, 4 या 5, 6 है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो एक ही लाइन में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एग्जामिनर जो रहेगा, सपोज वो आपका पेपर चेक कर रहा है, उसने अपनी बुक खोली, आपकी आंसर शीट की बुक, तो वो क्या करेगा, एक ही बार में देख देख के राइट कर देगा, टिक कर देगा। तो उससे क्या होगा, वो एग्जामिनर का काम इजी करेगा। आपको अपने पेपर में प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, लाइनिंग्स बनाना प्रेजेंटेशन का मतलब नहीं होता है। जो हम लोग लाइनिंग्स बनाते हैं वो पेपर को अच्छा दिखाता है, बट प्रेजेंटेशन का मेरे लिए एक रियल मतलब वो है कि आप अपने एग्जामिनर का काम इजी करो। जब आप अपने एग्जामिनर का काम इजी करोगे तभी तो उसकी जब चेकिंग इजी होगी तो वो आपका आंसर थोड़ा अच्छे से पढ़ेगा। जब आप एक आंसर एक पेज पे लिखोगे, उसी क्वेश्चन का दूसरा आंसर लास्ट पेज पे लिखोगे, इट विल मेक द वर्क ऑफ द एग्जामिनर हार्डर। वो क्या होगा, वो आपका पेपर थोड़ी बोलते हैं गुस्से में या खुन्नस में चेक करेगा कि ये कितना काम बढ़ा दिया मेरा। बट अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी रहेगी, पेपर दिखने में अच्छा लगेगा, अगर उसका जो भी एग्जामिनर है उनका चेकिंग का काम आपने ईजी कर लिया है, तो आपको वो आपके आंसर थोड़ी पॉजिटिव वे में पढ़ेंगे, तो क्या होगा, थोड़ा मूड अच्छा रहेगा ना एग्जामिनर का पढ़ते वक्त, आपके आंसर से थोड़ी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट मूड अच्छा हो जाता है, ठीक है। गुस्से में चेक नहीं करेगा कोई, या हैरान होके थोड़ा चिढ़ के नहीं चेक करेगा। बस वही हमें करना है अपने प्रेजेंटेशन में, बाकी तो मार्क्स आपके आंसर्स पे ही डिपेंड करते हैं। फिर ऑलवेज अंडरलाइन मेन पॉइंट्स ऑफ आंसर। अभी वही बात है, अगर आपने बहुत सारे पेपर्स होते हैं ना एग्जामिनर के पास चेक करने के लिए, तो अगर आप मेन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर दो, सपोज बहुत सारे पेपर है, डेडलाइन आ गई पेपर सबमिट करने की, तो ही विल जस्ट चेक द मेन पॉइंट्स ऑफ योर आंसर विच यू हैव अंडरलाइन एंड ही विल गिव यू फुल मार्क्स। बाद में ऊपर मॉडरेटर के पास चेक होने जाते हैं, वो बात की बात है, बट पहले एग्जामिनर चेक करें ना, हम लोग वो ट्राई करेंगे कि वो हम लोग ईजी करें, ठीक है। इफ़ नीडेड राइट केमिकल फॉर्मूले इन एग्जाम्पल्स इन सम आंसर्स, ठीक है। इधर मैं आंसर्स लिखी थी,
एक्चुअली मैं ये वीडियो सेकेंड टाइम शूट कर रही हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम शूट किया था बट मतलब रिकॉर्ड का बटन ही नहीं क्लिक हुआ था, सो सेकेंड टाइम शूट कर रही हूँ। सो इफ़ नीडेड राइट केमिकल फॉर्मूला इन एग्जाम्पल्स इन सम आंसर, यानी कि जो कुछ आंसर्स होते हैं उसमें केमिकल फार्मूला पूछती नहीं है टीचर, या क्वेश्चन पेपर हमें पूछता नहीं है कि आप केमिकल फार्मूला लिखो, बट क्या होते हैं वो केमिकल रिएक्शन से जुड़े हुए रहते हैं वो आंसर्स। अगर वो केमिकल फार्मूला से ही जुड़ा हुआ आंसर है, सपोज लिखा हुआ है एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, या एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम वायर एंड एयर व्हेन इट इज़ बर्न्ड, कुछ ऐसा अगर आता है तो अगर हमको भी याद नहीं कि उसमें लिखना रहता है कि नहीं, बट अगर उसमें नहीं लिखना होता है तो आप उसमें केमिकल फार्मूला लिख दो। और भी ऐसे बहुत आंसर आते हैं जिसमें नहीं पूछा जाता है बट आप उसमें केमिकल फार्मूला लिख सकते हो। जैसे अगर कार्बन का टेट्रावेलेंट बॉन्ड्स या कार्बन के बारे में लिखना है, जो कार्बन का पूरा एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, सो अगर वो कुछ आ गया तो उसमें आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो उसके बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर आपके पॉइंट बराबर नहीं तो वो उस एग्जाम्पल की वजह से आपको आधा मार्क्स मिल सकता है। मेक डायग्राम्स इज आंसर टू एक्सप्लेन आंसर इजीली, वही जैसे हम लोग यहाँ केमिकल फार्मूला लिखा था वैसे हमें डायग्राम बनाना है। अगर कोई समझो कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको डायग्राम की ज़रूरत है, जैसे एक डू यू नो का आंसर है टेक्स्ट बुक में, वो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, कॉन्केव लेंस के रूल्स के बारे में बताना है उसमें, मेरे को अभी जैसे अच्छे से याद नहीं आ रहा उस क्वेश्चन के बारे में, उसमें आपको कॉन्केव लेंस के बारे में लिखना है कि उसके क्या रूल्स है, कि हमेशा आपको राइट साइड में कुछ लिखना रहता है, अगर उसका कुछ ज़्यादा है तो ऊपर लिखना रहता है। मेरे आंसर शीट में वो क्वेश्चन है, मैं आपको वो देख के बताऊंगी लास्ट में। सो अगर वैसा कुछ आता है क्वेश्चन तो उसमें एक डायग्राम दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, अगर आप उस डायग्राम को देख लेना तो उस डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हो इसमें। और आपको हमेशा वही याद रखना है कि हेडिंग लिखनी है इधर, और एक ही साइड में हो सके तो आपको सारी लेबलिंग लिखनी है, मगर अगर लेबलिंग्स कम है तो, बहुत ज़्यादा लेबलिंग है तो एक साइड में मत लिखना, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा मैसी दिखेगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो वैसा डायग्राम बनाना है। फिर राइट 1 और 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा इन फोर्थ क्वेश्चन, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है साइंस के पेपर में ना, वो इंपॉर्टेंट है, आई थिंक वो ज़्यादा मार्क का आता है, तो उसमें आप 1 या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दो, और हो सके तो उसमें भी डायग्राम बना दो, जैसे मैंने इसमें बताया। ज़्यादातर डायग्राम बनाने की ज़रूरत इसमें पड़ेगी। नॉर्मली पूछ लेते हैं क्वेश्चन पेपर में कि डायग्राम साथ में बनाओ, मगर अगर नहीं पूछा है और आपको लगता है कि हाँ इस आंसर के लिए डायग्राम है एक टेक्स्ट बुक में, तो आप उसको बना दो। इसलिए आपको हमेशा टेक्स्ट बुक को हमेशा ज़्यादातर रीड करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को लर्न करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लर्न नहीं किए थे, खाली एक बार रीड किया था, खाली एक गो थ्रू किया था कि क्वेश्चन आंसर जो है उसको किस फॉर्मेट में लिखना है, खाली इसलिए। बाकी आप खाली और खाली सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक को रेफ़र करो, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें कोई डाइजेस्ट वगैरह नहीं दी, उन्होंने खाली हमें टेक्स्ट बुक दी है और हमें उसी को ही फॉलो करना है, ठीक है। सो हमने ये सब देख लिए, सारे टिप्स फॉलो कर लिए। सो अभी मैं आपको अपना पेपर दिखाऊंगी। सो ये मेरा पेपर है साइंस 1 का, जो मैंने प्रीलिम में दिया था। सो मैंने ऐसा ही एक वीडियो और बनाया जिसमें मैंने प्रेजेंटेशन के बारे में बताया है। जिन लोग ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है उन लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक कर दिए, आप वो वीडियो देख सकेंगे। वो मैथ्स का पेपर का वीडियो है। सो हम लोग अभी इस वीडियो के बारे में आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो है मल्टीपल चॉइस का। इसमें मेरे को इस पेपर में 38 मार्क्स मिले हैं और 2 मार्क्स केवल और केवल ऑब्जेक्टिव्स में जाए, बाकी पूरा पेपर मेरा राइट है। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका ए क्वेश्चन का ये है फर्स्ट। देखो इधर मैंने एक गलती की कि ए को भी इसी कॉलम में लिखा है। सो ए को हम लोग को हमेशा इस कॉलम में लिखना है और फर्स्ट से हम लोग इधर स्टार्ट करेंगे। सो क्या होगा, वो पेपर अच्छा दिखेगा और नंबरिंग और क्वेश्चन नंबर देखने के लिए एग्जामिनर को आसानी होगी। सो जो भी ये 5 मल्टीपल चॉइस आते हैं वो लिखे हुए हैं, उसमें से मेरा एक ये रॉन्ग है जिसका आंसर रेड था। अभी ये दूसरा एक क्वेश्चन आता है जिसके में आपको ट्रू और फॉल्स, ये कोरिलेशन, मल्टी मैचअप्स टाइप आता है, ऑब्जेक्ट मतलब नेम द फॉलोइंग आ सकता है, फिर आपको ऑड मैन आउट आ सकता है। तो ये सब इस क्वेश्चन में आता है। सो इसमें ये मेरा रॉन्ग है, जो है नेविगेशनल सैटेलाइट के बदले अर्थ ऑब्जर्वेशन आएगा, तो ये इधर रॉन्ग हुआ है। सो इधर 1 मार्क गया। सो फर्स्ट पेज में मेरे 2 मार्क गए हैं, बाकी पूरा पेपर राइट है। तो इधर आपको इस तरीके से लिखना है, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपको ए का ये ध्यान रखना है कि ए और बी को आपको सेकेंड कॉलम में लिखना है। सेकेंड आपका किस ये आंसर का है
जिसमें आपको वापस मैंने एक आई गलती की, आपको दूसरा लिखने का है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना चाहिए। तो ये एनोलमस बिहेवियर का कोई आंसर है जिसमें आपको हमेशा देखो, जैसे बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, डिक्रीजेज, एनोलमस बिहेवियर, इसको अंडरलाइन करना है। 2 मार्क का था तो 4 पॉइंट्स लिखे हैं और एक हैंस वाला है, इसके मार्क्स नहीं होते बट आपको लिखना रहता है, ठीक है। अभी ये सेकेंड है, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वाला है, शायद कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस का कोई चैप्टर है, लेंसेज चैप्टर का शायद ये है। इसमें भी लिखा हुआ है पूरा अच्छे से, 6 पॉइंट्स लिखे हैं इसमें मैंने। इसमें भी मैंने तभी मतलब ये जो मेरी आंसर शीट है, मेरे टीचर ने मेरे को गाइड किया था कि कैसे प्रेजेंटेशन करनी, तो जो भी पेंसिल के मार्क्स है उन्होंने किए हुए। इस आंसर में भी अच्छे से आपको वो सब अंडरलाइन करना है। अभी ये कार्बन वाला एक आंसर था जो एक्स्ट्रा था, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो इसमें भी आपको अच्छे से करना है। अभी आपका एक क्वेश्चन ख़त्म हुआ है तो आपको इस जगह छोड़नी है, इधर आपको दूसरा कंटिन्यू नहीं करना है। ये आ गया सेकेंड का बी। इधर ये वाला एक ऑब्जेक्टिव का आंसर था, इधर आपको फिलअप करना था, मेरे को अभी भी याद है। ऐसे बॉक्सेस बने हुए थे, कुछ आंसर्स लिखे हुए थे और कुछ हमको खुद से लिखने थे। तो वो ये कार्बन वाले का आई मीन उस चैप्टर से आया है ये क्वेश्चन। इसमें अच्छे से बॉक्सेस बना दिए मैंने। और ये फिज़िक्स के सम का है, तो मेरे को आपको ये बताना था कि फ़िज़िक्स के सम का कैसे लिखना है। जैसे कि मैंने इधर ये गिवन लिखा हुआ है, ऐसे तो ऐसे नहीं लिखना है, इधर पहले गिवन लिखना है और फिर आपको सारा कुछ लिखना है। फिर टू फाइंड मास, फिर फॉर्मूला आपको ज़रूर लिखना है। सोल्यूशन से पहले फॉर्मूला लिखना है कि कौन से तरीके का फॉर्मूला आपको मतलब आप यूज़ करने वाले हैं, और फिर सोल्यूशन, और आपको पूरा जो फाइनल आंसर है उसको बॉक्स बनाना है और आपको फाइनल आंसर लिख देने का है। आप हमेशा याद रखना कि फ़िज़िक्स जो है, मतलब बच्चे फ़िज़िक्स जो स्टूडेंट्स होते हैं फ़िज़िक्स को बहुत ही ज़्यादा वैसे लेते हैं कि फ़िज़िक्स बहुत हार्ड है, मतलब एक रैंकिंग होती है, ठीक है। फ़िज़िक्स सबसे हार्ड है, केमिस्ट्री थोड़ा मीडियम है, बायो ईजी लगता है, ऐसे रहता है सबके लिए। बट अगर मेरी बात करें तो मेरे को फ़िज़िक्स ज़्यादा ईजी लगता है, बायो थोड़ा टफ लगता है। अगर आपको फ़िज़िक्स के ऊपर कोई वीडियो चाहिए रहेगा तो भी आप कमेंट में बता देना, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो उसके ऊपर वीडियो बनाना मैं इंजॉय करूँगी सच्ची में। तो अगर आपको फ़िज़िक्स में कोई डिफ़िकल्टी है, जैसे सम सॉल्व करने में, फॉर्मूलेज याद करने में, तो आप उस पर कमेंट कर देना कि कौन से तरीके का वीडियो चाहिए। दूसरे आंसर पे आते, ये कोई आंसर था रिडॉक्स रिएक्शन पे कोई था कि आपको एक्सप्लेन करना है। देखो मैंने इधर लिखा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन गिव्स अस ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन टाइप है। तो देखो मैंने उसको कितने अच्छे से अंडरलाइन किया हुआ है पेन से, ये मैंने एग्ज़ाम में किया था, तो ये कितना मतलब अच्छे से हाईलाइट हो रहा है कि आपको पेपर में ऐसे अंडरलाइन करना है। और फिर बाद में मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ था रिडॉक्स रिएक्शन का, कि एक रिडॉक्स रिएक्शन कैसे टाइप का होता है, ठीक है। और ये पूरा मतलब रिडॉक्स रिएक्शन के 2 एक्सप्लेनेशन होते, तो वो सारा मैंने लिखा हुआ था। अभी मैं इसका ही बात कर रही थी कि आपको हमेशा एक्सप्लेनेशन के लिए देते हैं कि देखो मैग्नीशियम स्ट्रिप इज़ बर्नड इन एयर, तो इसको एयर में बर्न किया है, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, तो मैंने उसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। बट ये मेरा एक्स्ट्रा था तो उसमें मुझे मार्क्स नहीं मिले हैं, तो मैंने उसको एकदम अच्छे से लिखा हुआ है 5 पॉइंट्स में। मैं इस डायग्राम की बात कर रही थी, हाँ, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, मेरे को इसका नाम याद नहीं आ रहा था पहले। ये हमको आया था, ये इसके ऊपर लिखना था पूरा, तो डायग्राम नहीं पूछा हुआ था क्वेश्चन में आई थिंक, मगर मैंने डायग्राम बनाया था। देखो मेरे को इसमें पॉइंट्स याद नहीं आ रहे थे अच्छे से, इसलिए मैंने डायग्राम बना दिया था। और मैंने पर्सनल मतलब मैं जब इसका एग्ज़ाम को तैयारी किया था तो मैंने इसको एकदम अच्छे से लर्न किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन 9th में भी था। 9th में टेक्सचुअल था, बट 10th में टेक्सचुअल है कि नहीं मुझे याद नहीं, बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप इस आंसर को अच्छे से कर लेना, टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिया हुआ है, डायग्राम को भी, इसको भी, ठीक है। तो इसके 6 पॉइंट्स लिखे मैंने और डायग्राम बनाया। जाहिर सी बात है कि मुझे 3 में से 3 मिलने वाले हैं, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे इसमें आंसर में पूरे मार्क्स मिलेंगे, मेरे को याद नहीं आ रही, देखो इसलिए कटिंग भी की हुई है। ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन का है, आप अच्छे से देख लो कि कैसे डिफ्रेंशिएट बिटवीन का बॉक्सेस बनाते हैं। अगर आप ऐसे बनाओगे तो मतलब एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगा, ठीक है। तो आप एकदम फार साइडेडनेस और नियर साइडेडनेस का है, आप ब्रैकेट में उसके जो दूसरे नाम है हाइपरमेट्रोपिया और मेट्रोपिया वो भी लिख सकते हो। ये वापस कॉलम 1 कॉलम 2 ये मैचअप टाइप आया था 3 मार्क का, वो मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये मेंडलीज पीरियोडिक टेबल का है, मेरिट्स है शायद कि डीमेरिट्स है, ओके, ये मेरिट्स लिखने थे मेंडलीव टेबल के इस आंसर में, तो वो सब लिखा हुआ है। ये सब आपको आंसर्स कब आएंगे अच्छे से, लर्न करने से तो आने ही वाले हैं,
बट अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे ना तो क्या होगा, जब आपको इस आंसर में जो आपने अपनी जो भी आपकी बुक है उससे याद किया हुआ है बट आपको याद नहीं आ रहा, और अगर आपने टेक्स्ट बुक रीड की है और आपकी इंग्लिश भी अच्छी खासी है तो आप इस आंसर को अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक का भी अच्छा खासा याद रहा होगा। और टेक्स्ट बुक रीडिंग करना आपको साल के स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करनी पड़ती है, तभी साल के एंड तक एग्ज़ाम तक आपकी टेक्स्ट बुक 4 to 5 टाइम्स रीड हो जाती है। तो ये कोल्ड रीजन्स वाला था कि कोल्ड रीजन में प्लांट्स कैसे सर्वाइव करते हैं, तो ये वो वाला आंसर है। इसमें भी मैंने अंडरलाइन नहीं किया बट मैंने बोर्ड एग्जाम में अंडरलाइन किया था, क्योंकि इस पेपर के बाद ही मेरे को हम लोग के टीचर ने पूरे सारे गाइडेंस दी थे कि कैसे आपको प्रेजेंटेशन करना है। अभी ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या क्या अफेक्ट करता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो देखो मैंने इधर एक रिएक्शन लिखा हुआ है, तो ये जो हमारी डाइजेस्ट या जो भी रिफ़र करते हैं हम लोग बुक को, उसमें नहीं था बट मैंने खुद से लिख दिया है ताकि रिएक्शन के भी अलग से पॉइंट में गिना जाए। अगर आप रिएक्शन लिखते हैं ना तो वो पॉइंट में गिना जाता है, ठीक है। तो देखो मैंने कैसे लिखा है, सोडियम, उसके नीचे मैंने सोडियम लिखा है, वाटर के नीचे वाटर लिखा हुआ है, NaO2 के बीच नीचे लिखा है सोडियम ऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन वो नहीं था तो उसका एरो भी बनाया हुआ है और हीट भी अलग से लिखी हुई है। तो ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी मैंने इधर लाइन नहीं छोड़ी, अगर मैं लाइन छोड़ देती तो वो और अच्छा लगता है, ठीक है। अब ये वाला आंसर है कार्बन वाला। ये कार्बन वाला आंसर था जो मैंने बहुत बड़ा अच्छा खासा लिखा हुआ था। देखो मैंने कितना बड़ा लिखा है, 9 पॉइंट्स का है। तो मैंने हमेशा आपको बोला कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखो। ये 3 मार्क्स का, इसमें आपको 6 पॉइंट्स लिखने चाहिए बट मैंने इसमें 9 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, बड़ा लगे आंसर, ठीक है। मेरे को जितना कुछ याद आ रहा था मैं लिखती जा रही थी और मैंने अलग से ये भी बनाया हुआ है। आई थिंक ये क्वेश्चन में था हम लोग को B क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन थे उसके, ठीक है। अभी इसकी बात करते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें आपको ट्विंकलिंग स्टार्स का मतलब स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हो और प्लैनेट्स क्यों नहीं करते, तो उसका था। तो ये देखो डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, टेक्स्ट बुक में डायग्राम है, बहुत ही ईजी सा डायग्राम है, कोई भी बना सकता है। बट ये अलग सा एक क्या बोलते हैं इमेज बनाता है आपका एग्जामिनर के अंदर कि बच्चे को मतलब अच्छे से पढ़ाई किए बच्चे ने, उसको सब आता है अच्छे से, ठीक है। तो ये अलग से इंप्रेशन बनाएगा। सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पीछे भी लिखा है पॉइंट सारा, ठीक है। देखो इधर एक्सप्लेनेशन की हुई है कि आप कभी भी आपने ऐसे लिखा हुआ है, उसके नीचे से कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, तीनों तरीके से आप अपनी केमिकल रिएक्शन लिख सकते हो। बट मैं हमेशा इसको प्रीफर करती हूँ, हमेशा ऐसे लिखती हूँ क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही गैपिंग कर देता है, ठीक है, रिएक्शन के बीच में। तो ये वाला हमेशा आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। बट आपको एक बात की ध्यान रखनी है कि अगर आपको ये सब नाम नहीं पता, कि अगर आपको ये कार्बन, जैसे ये तो इजी सा रिएक्शन है बट थोड़े हार्ड रिएक्शंस भी है जो मैंने एग्जांपल में नहीं बताया, तो अगर आप उसका नाम नहीं पता है तो आप प्लीज़ मत लिखना, क्योंकि मार्क्स नहीं काटने चाहिए आपने गलत लिखा है उसका, ठीक है। सो दैट्स ऑल विद द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो रहेगा साइंस 2 पे, क्योंकि साइंस 1 और साइंस 2 में थोड़ा डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दोनों चीज़। साइंस 1 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस 2 में बायो और कुछ EVS थोड़ा बहुत है उसमें, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा साइंस 2 के ऊपर, सो वो मैं कल अपलोड करूँगी, आज मैं साइंस 1 का अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको फ़िज़िक्स का कोई डाउट है, फ़िज़िक्स में थोड़ी डिफ़िकल्टीज लगती है तो आप उसको भी कमेंट कर दो। अगर वो नहीं तो कुछ और जो सजेशन है वो कमेंट कर दो ताकि मैं उस पर नया वीडियो बना सकूँ, ठीक है। सो बाय बाय।